40 में क्या प्रॉब्लम है बोलो। आंसर नहीं आ रहा। रूम डेज आ गए आपके। पहले तो बताओ 36 और 37 हुआ क्या। 36 था पावर जनरेशन का क्वेश्चन। तो इसमें आपको वही यूनिट्स दे रखे थे 15 लाख, है ना। लेबर दे रखी थी तो वो वेरिएबल में ले लिया होगा आपने। प्लांट सुपरविजन फिक्स्ड में ले लिया होगा। नहीं, वेजेस तो आर्ली बेसिस पे देते हैं ना। वहां पे पर मंथ लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो, उसके आगे देखो तो सही क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ था 20 आदमी काम कर रहे हैं, 150 रुपए पर मंथ। वरना नॉर्मली लेबर वेरिएबल में जाएगा। और फिर लुब्रिकेंट्स भी वेरिएबल में लिया होगा, और रिपेयर मेंटेनेंस फिक्स्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड में। अब यहाँ पे कोल का एक पॉइंट था। कोल पावर जनरेट करने में काम आएगा, तो कोल का पॉइंट दे रखा था कि पर किलोवाट आवर इज 1.5 LBS। 1 किलोवाट आवर में 1.5 LBS कोल यूज होता है। LBS मतलब पाउंड्स। LBS क्या होता है? पाउंड्स। LBS पाउंड्स को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वो WWE नहीं होता है, WWE नहीं सुना? वो रेसलिंग वाला आता है ना, कुश्ती लड़ते हैं, तो वहां पर सबका वजन पाउंड्स में ही तो बोलते हैं वो लोग, कि 200 पाउंड का है, 250 पाउंड का है, केजी में नहीं बोलते वो लोग। तो वही LBS पाउंड्स। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कोल डिलीवर्ड टू द पावर स्टेशन इज 330.60 पर टन। पर कोल की जो प्राइस दे रखी है वो टन में दे रखी है। कोल लगता पाउंड में और प्राइस टन में दे रखी है। तो ये भी लिख रखा है कि 1 मेट्रिक टन में 2205 LBS आते हैं। 1 टन में 2205 LBS होते हैं। तो हमने 15 लाख किलोवाट आवर जनरेट किया है। वो बोल रहे थे 1 किलोवाट आवर के लिए 1.5 LBS कोल लगेगा। तो ये आपका टोटल LBS आ गया। उसको डिवाइड कर दो 2205 से, तो आपका टन आ जाएगा, और इंटू 330.60 पर टन ये आ जाएगा आपका कोल, है ना। 337344 आया क्या? समझ में आई बात? और 37 हुआ। इसमें लास्ट लाइन समझ में आई आप लोग को? टोटल यूनिट जनरेटेड वाज 1,46,000 आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। मतलब ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, तो आपको और माइनस करने की जरूरत नहीं थी, है ना। डायरेक्ट डिवाइड बाय 146 हो जाएगा। तो ये तो पावर वाली दो क्वेश्चन की बात हुई। फिर मैंने आपको एक पैसेंजर सर्विस का क्वेश्चन दिया था 34। पैसेंजर किलोमीटर निकालना था खाली। ये MCQ में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। जैसा मैंने आपको दिया भी था, है ना, टेस्ट में भी 1-2 दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। और 35 था गुड्स ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन। तो इसमें 2-3 पॉइंट थे जहां दिक्कत आती है, मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स है,
पर वो सारे व्हीकल्स की कैपेसिटी सेम नहीं थी, सारे व्हीकल्स की कैपेसिटी अलग अलग दे रखी थी। कोई 5 टन का है, कोई 3 टन का है, कोई 2 टन का है, कोई 4 टन का है। अगर सबकी कैपेसिटी सेम होती तो फिर तो हम पहले टन निकाल लेते, फिर इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स कर देते। पर क्या है कि यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से टन अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, तो आपको इनको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज ईच व्हीकल makes 5 trips a day covering an average distance of 6 किलोमीटर। तो ये बोथ साइड हुआ, मतलब जाना और आना दोनों मिला के 6 किलोमीटर है। ट्रिप का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और विथ अ लोड ऑफ 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो जैसे करना 3 × 5 तो 15 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, 5 × 2 10 हो गया और 2 × 4 8 हो गया। ऐड करोगे तो कितना आएगा? तो वो बोल रहा है 45 का 50% ही हम यूज करते हैं, हम आधा ही लेके जाते हैं, तो 22.5 टन ही लेके जाते हैं। और उसमें भी 10% व्हीकल अनयूज्ड रहते हैं, तो उसका भी 90% करना था। कितना आएगा? 45 का 50% का 90%, 20 इतना ही टन माना जाएगा। और किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका टन किलोमीटर आ जाएगा। समझे क्या बात को? तो ये जो लिखा हुआ था ना कि विद अ लोड ऑफ 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो इसका मतलब ये एवरेज था, और इसलिए ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट से नहीं होएगा, ये कमर्शियल टन किलोमीटर से हो रहा है। एवरेज लोड है ना, मतलब कभी ज़्यादा भी होगा कभी कम भी होगा तो इस वजह से आप कमर्शियल टन किलोमीटर निकाल रहे हो। तो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लेना कि ये जो आपका टन किलोमीटर मैंने सोल्यूशन में दिया था, ये आपका कमर्शियल टन किलोमीटर था, कमर्शियल टन किलोमीटर। ठीक है, वही किया हुआ है, 45 का 50% का 90%, और फिर 5 ट्रिप और 6 आपके क्या थे, 6 क्या था, 6 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस था और 30 डेज थे, एक महीने में। तो एक पॉइंट तो ये प्रॉब्लम करता है। दूसरा पॉइंट जो प्रॉब्लम करता है वो ये कि इन्होंने बोला कि यहां पर एक सुपरिंटेंडेंट को सैलरी दी जा रही है 1800 रुपए। तो वैसे अपना काम है गार्बेज रिमूवल करना, है ना, अपना काम क्या है, गार्बेज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। तो सुपरिंटेंडेंट को सैलरी दे रहे थे। नीचे उन्होंने बोला 50% ऑफ द सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। तो मतलब क्या हो रहा है कि सुपरिंटेंडेंट जो है ना, वो दो जगह काम कर रहा है, वो दो जगह काम कर रहा है। वो वर्कशॉप में भी काम कर रहा है और वो गार्बेज रिमूवल के लिए भी काम कर रहा है। तो बोल रहा है आधी सैलरी वर्कशॉप में डाल दो, यानी 900 रुपए। तो आधी सैलरी तो गार्बेज रिमूवल का मानोगे ना, तो इसीलिए आपके सोल्यूशन में सुपरिंटेंडेंट सैलरी 900 रुपए ही ली हमने। समझ में आई बात यहां तक? और फिर बोला दीज व्हीकल्स बेयर अ मंथली चार्ज ऑफ 15,000 फॉर सर्विसेज ऑफ द वर्कशॉप। ये वर्कशॉप किसके लिए खुला हुआ है? वर्कशॉप किसके लिए खोला? गार्बेज वालों के लिए। तो बोल रहा है इनका खर्चा भी तो गार्बेज में जाना चाहिए, तो हर महीने का 15,000 रुपए मान लो, फिक्स खर्चा मान लो, हर महीने का 15,000 डालना है। तो इस वजह से शेयर ऑफ वर्कशॉप एक्सपेंस आ गया कितने का? 15,000। ठीक है, तो ऐसी लाइन कभी लिखी है तो यही करना है। कोई डाउट है? और बोलिए, और किस में डाउट है? 39 में, 39 तो पूरा बता ही रहे हो बोल करने। 40 करा है क्या आपने? 40
40 करा है क्या? 40 करा है क्या? करा है अभी? 40 करा है? 40 एक बार वेरीफाई कर लो। 39, अच्छा 40। तो आपके रूम डेज आए होंगे, डीलक्स के आए होंगे 32,400। 32,400 और सुपर डिलक्स के 16,200 और लग्जरी के आए होंगे 8,640 और इनका वेट्स था 1:2:3। तो आपके इक्विवेलेंट रूम डेज आए होंगे 90720। ये आपके इक्विवेलेंट रूम डेज आए होंगे। आए क्या यही? और आपकी कॉस्ट का टोटल आ रहा है, कॉस्ट का टोटल आ रहा है 16,66,98,000 और इसमें फिर प्रॉफिट ऐड कर दिया 555,660,000। तो आपकी टेकिंग्स आ जाएगी, तो वो टेकिंग्स आ रही है 2222,64,000 है ना, और डिवाइड कर दोगे इससे तो आपका फेयर आ जाएगा 2,450 रुपए और ये 4,900 और ये 7,350। ठीक है, 40 एक्चुअली हो ही जाना चाहिए आपसे, क्योंकि होटल के 3-4 कराए थे तो इसलिए आपको 40 तो आना ही चाहिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि होटल का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब मैं आपको कराता हूं 39, क्वेश्चन नंबर 39। 39 सबने ट्राई करा है क्या? सबने कोशिश करी थी या करी नहीं? हो भी गया? हो गया? और किसका नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ? करा ही नहीं है? और आपने करा नहीं है? करा नहीं है? करा नहीं? हो गया? मतलब जिन्होंने करा उनसे हो गया? तो फिर मैं वेट करता हूँ, बाकी लोग भी जिन्होंने नहीं किया करो आज, और नहीं होएगा तो कल बता दूंगा। अच्छा हुआ नहीं आपसे? क्या दिक्कत आई बताओ। जैसे सीरियल है, क्या होता है सीरियल? नहीं क्या होता है पूछ रहा हूँ मैं तो, सीरियल वेज आइटम हुआ ना, तो ये वेज पे ही लगेगा। वेज आइटम्स, वेज, अरे उससे पूछ रहा हूँ ना, रुको तो सही, शांति तो रखो। सीरियल जो है वेज में लगेगा, वेज आइटम में वेज लगेगा, नॉन वेज आइटम नॉन वेज में जाएगा, स्पाइसेस वेज में, कुकिंग ऑयल वेज में। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसे बोला कि नॉन वेज मील में वेज मील भी होता है, नॉन वेज मील में वेज मील भी होता है, तो सीरियल किस में लगेगा? दोनों में। ठीक है, पर नॉन वेज आइटम सिर्फ नॉन वेज में आएगा। प्राइस मतलब कोई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आगे दे ही रखा है, प्रॉफिट तो गिवन ही था क्वेश्चन में। करो और अच्छे से और सोचो, फिर कल का बताता हूँ। चलिए तो हम वापस पीछे आ जाते हैं। एयरलाइन सर्विस का क्वेश्चन है 27। टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 इज एयरलाइन सर्विसेज। ये क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स जनवरी 25 में आया था, 2005 में आया, फिर सीधे जनवरी 25 में आया ये क्वेश्चन, 30 साल बाद।
इसीलिए पुराने भी कराता हूं मैं आपको, जिससे कि कोई पुराना ही उठ के आ जाए तो आपका करा वो। 27 बोल रहा है। अच्छा, एयरलाइन सर्विसेज में क्या ऐसे मेजर करेंगे कि कितनी सर्विस दी? सीट्स, पैसेंजर्स, है ना? भाई पैसेंजर कितने थे? 240 थे। हाँ, 240 पैसेंजर थे ना। 242 थे, 247 भी बोल रहा है कोई। 242 और क्रू मेंबर्स और ऐड कर लो तो और बढ़ गए। तब मिला के 242 थे टोटल। अच्छा, क्रू मेंबर्स मिला के 242 थे, एक बचा बस, 1 आउट ऑफ 242। तो पैसेंजर ही देखा जाता है इसमें तो, है ना? और अब तो बडिंग टॉपिक हो गया ये अपने लिए। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म, ABCL airline has been given permit to operate 3 flights in a week. बोल रहा है हम तो हफ्ते में 3 फ्लाइट चलाते हैं बिटवीन X एंड Y सिटीज। तो मतलब जैसे बॉम्बे से जयपुर, फिर जयपुर से बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से जयपुर, ऐसे 3 ही फ्लाइट होती है बस एक हफ्ते में। 3 फ्लाइट, फ्लाइट मतलब होता है एक बार उड़ना, तो ऐसे 3 फ्लाइट है ना? ट्रिप को फ्लाइट नहीं बोलते हैं, वन वे को फ्लाइट बोलते हैं। अच्छा, तो एक्स एंड वाई दोनों तरफ आना जाना चलता रहता है। द एयरलाइन ऑपरेट्स अ सिंगल एयरक्राफ्ट ऑफ 160 सीट्स। छोटा है प्लेन, है ना? 160 लोग ही रहेंगे इसमें। द नॉर्मल ऑक्यूपेंसी इज एस्टिमेटेड एट 60% थ्रू आउट द ईयर ऑफ 52 वीक्स। तो पैसेंजर सीट्स है 160, पैसेंजर सीट्स तो है 160, पर उसका 60% कर रहे तो कितना आ रहा है? 96 पैसेंजर्स ही है मतलब। अच्छा, द वन वे फेयर इज 7,200 रुपए एक तरफ का, एक फ्लाइट का 7,200 रुपए लेते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। इतना चार्ज करते हैं हम पैसेंजर से। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट आर, तो फ्यूल लगता है, ऑलरेडी बोल दिया है कि वेरिएबल ही मानना है, 96,000 पर फ्लाइट। और फूड सर्व्ड ऑन बोर्ड ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस 125 पर पैसेंजर। फूड पर पैसेंजर लग रहा है तो ये वेरिएबल ही हुआ। कमीशन देते हैं हम लोग, जिन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू हमारे टिकट्स बुक हो रहे हैं उनको कमीशन भी देते हैं 5%। तो क्या हुआ? ये वेरिएबल ही हुआ। और फिक्स कॉस्ट तो खुद ही ने बोल दिया कि एयरक्राफ्ट लीज फिक्स्ड है और लैंडिंग चार्जेस भी फिक्स्ड है। क्या होता है लैंडिंग चार्जेस? जिस एयरपोर्ट पे लैंड करेगा तो वो चार्जेस भी तो लेगा एयरपोर्ट वाला, ठीक है? तो ऐसे एयरक्राफ्ट लीज 3.5 लाख पर फ्लाइट, तो ये भी आपका किराए पे लिया हुआ है फ्लाइट, तो इसलिए लीज रेंट जाएगा। आपको सिंपल बोल रहा है प्रॉफिट निकालो पर फ्लाइट, इनकम पर फ्लाइट बतानी है। कैसे निकालते हैं इनकम? कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन, एंड माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, क्या माइनस? हाँ, एबनॉर्मल हो तो पेनल्टी हो तो वो भी। द एयरलाइन एक्सपेक्ट्स दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 108 पैसेंजर्स पर फ्लाइट। ठीक है, बोल रहा है हमने तो पैसेंजर बढ़ा दिए, है ना? 96 की जगह 108 पैसेंजर्स हो गए। इफ द फेयर इज रिड्यूस टू 6720, कोई नॉर्मल इकोनॉमिक्स लगानी है कि डिमांड बढ़ानी है तो सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा। एडवाइज वेदर दिस प्रपोजल शुड बी इंप्लीमेंटेड और नॉट। करना चाहिए क्या? प्राइस कम करना चाहिए क्या? प्रॉफिट ही देखेंगे, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कर लो, और नहीं बढ़ेगा तो मत करो। डिसीजन मेकिंग हो गया ना ये। बोला था ना कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, तो डिसाइड कर रहे हो आप कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या हुआ?
चलो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन डबल कॉलम बना के कर लेना चाहिए, है ना। एक बार याद है हमने 3 कॉलम बनाया था, 3 ऑप्शन थे, खुद की कार ले आओ या एम्प्लॉय को बोल दो कि वो ले आएगा या हायर कर लो, तो मैंने बोला था 3 कॉलम बना लो। तो वैसे ही अब ये 2 ऑप्शन है तो 2 कॉलम बना लो। तो हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में पर्टिकुलर्स और प्रेजेंट एंड प्रपोजल, प्रेजेंट एंड प्रपोजल, अभी क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, प्रेजेंट एंड प्रपोजल। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखते हैं? पहले मेरे हिसाब से आपको नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिख लेने चाहिए। सर्विस यूनिट तो लिखो पहले। हाँ हाँ, तो वही तो कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ रही है, ये तो गिवन ही है, तो लिख लो वो 90 और प्रपोजल में 108। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात है, आप अलग से भी लिख सकते हो। सबसे पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू 96। अच्छा, ये जो प्रॉफिट निकालना है ना, ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है पर फ्लाइट निकालना है ना। एक ही फ्लाइट का निकाल रहे, 3 फ्लाइट का नहीं निकालना है आपको। तो 96 इंटू 70 200, 691200। और प्रपोजल में 108 इंटू 6720, 725760, 725760। फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले फ्यूल, कितना है फ्यूल? 96,000 पर फ्लाइट, तो ये तो 96 ही रहेगा। क्यों रहेगा? जाना तो वही है ना, एयरलाइन तो ऐसे नहीं है ना बीच बीच में उतारती भी जाएगी। ठीक है, उसको तो एक फिक्स पॉइंट पे जाना है, तो फ्यूल तो उतना ही लगेगा। अच्छा, फूड, क्या बोल रहे हो? ये सर, ये अपनी गाड़ी थोड़ी है। ये एयरलाइन है ना, वो अपनी फिक्स कैपेसिटी पे उतना ऑयल यूज करेगा ही करेगा। फूड बोलिए 96 इंटू 125, 12,000। और इसमें 108 इंटू 125, 13,500। और फिर फ्यूल और फूड के बाद कमीशन। तो कमीशन इज कितना? 5%। कमीशन 5% है क्या? कितना आ रहा है? 34560, 691200 का 5%, 3880, 36288, दैट इज 725760 का 5%। और इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन इज कितना?
548640 548640 579972 एंड माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में एयरक्राफ्ट लीज, तो एयरक्राफ्ट लीज कितना 3,50,000 और इसमें भी 350 और लैंडिंग चार्जेस है 72,000 और 72,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, उसी को उन्होंने बोला ऑपरेटिंग इनकम। दैट इज 126,640 1577 157972। तो क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल? एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज प्रॉफिट विल इंक्रीज। एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय रुपीज। कितने से बढ़ रहा है प्रॉफिट? 311 31332 31332। प्रॉफिट बढ़ रहा है 31332 से। इजी है, मतलब Jan 25 में फोकट के मार्क्स थे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी से आ गया था। Jan 25 का पेपर एक्चुअली इजी आया था, तो ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट करते हैं लाइब्रेरी। नहीं हाँ लाइब्रेरी है, 28 है लाइब्रेरी। बस जब आप रेगुलर आने लग जाओगे ना उस दिन हो जाएगा। 28 बोल रहा है, मतलब खुद ही शुरू में बोल रहा था कि मैंने सुना है चैप्टर हार्ड है, तो नहीं अटेंड करेंगे तो हार्ड लगेगा या इजी? पूछना जरा, जो पढ़ रहे हैं उनको हार्ड लग रहा है क्या? अ क्लब रन्स अ लाइब्रेरी फॉर इट्स मेंबर्स, है ना। एक क्लब जो है वो मेंबर्स के लिए लाइब्रेरी चला रहा है। जैसे होता है ना जय क्लब, सुना है आपने जय क्लब? तो वो एक बड़ा सा क्लब है, तो वो फैसिलिटीज देता है अपने मेंबर्स को कि स्पोर्ट्स यहीं खेल लो, है ना, इवेंट्स यहीं पे कर लो। तो वैसे ही लाइब्रेरी भी यहीं पर है, यहीं पढ़ लो। एज अ पार्ट ऑफ क्लब पॉलिसी एन एनुअल सब्सिडी ऑफ 5 रुपए पर मेंबर। आपके होमवर्क में भी था सब्सिडी का पॉइंट। क्या होता है सब्सिडी? गवर्नमेंट दे रही थी, मतलब कोई और दे जब हमको, तो वो सब्सिडी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं दे रही, यहाँ पर क्लब ही दे रहा है। क्लब लाइब्रेरी वालों को बोल रहा है कि हम सब्सिडी दे देंगे, 5 रुपए पर मेंबर की सब्सिडी दे देंगे, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ बुक्स मे बी गिवन फ्रॉम जनरल फंड्स ऑफ द क्लब।
तो क्लब में जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर लाइब्रेरी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्लब उसका कंपेंसेशन देगा, सब्सिडी देगा। और कितना देगा? अप टू 5 रुपए। अप टू 5 का मतलब क्या हो गया? मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा नहीं देंगे। हर मेंबर का 5 रुपए दे सकते हैं। तो अगर 1000 मेंबर हुए तो 5000 दे देंगे। 100 मेंबर हुए तो 500 दे देंगे। 10,000 मेंबर हुए तो 50,000 दे देंगे। हर मेंबर का 5 रुपए दे सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फिगर्स फॉर इट्स लाइब्रेरी। नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स तो 5000 थे। क्लब में कितने मेंबर्स है? पर लाइब्रेरी के मेंबर 1000 ही है। सबको पढ़ने का शौक नहीं होता, तो इसलिए क्लब मेंबर तो 5000 है, पर लाइब्रेरी मेंबर, तो जब ये 5 रुपए पर मेंबर बोल रहा था तो 1000 मेंबर की बात कर रहे हैं ना, तो 1000 इंटू 5 कितना दे सकता है? 5000 दे सकता है। 5000 लाइब्रेरी फीस लेते हैं हम लोग हर मेंबर से, फ्री में नहीं बैठने देते, उनसे पैसे भी लेते हैं। पर मेंबर पर मंथ 100 रुपए, एक महीने का 100 रुपए, तो पूरे साल का 1200। और ऐसे 1000 मेंबर्स हैं, 12 लाख। 12 लाख रुपए लाइब्रेरी फीस से आ रही है। तो मैं बोल रहा हूं जब 12 लाख रुपए लाइब्रेरी फीस से आ ही रही है, तो फिर क्लब से पैसे क्यों मांग रहे हो? 12-12 लाख रुपए लाइब्रेरी फीस ले रहे हो और क्लब से अलग पैसे मांग रहे हो कि हमको पैसे दो। क्यों दो? तो लाइब्रेरी के भी तो खर्चे हैं, तो खर्चे भी देखो अभी। अच्छा, फाइन फॉर लेट रिटर्न ऑफ बुक्स, है ना? वो होता था ना स्कूल में भी, जैसे लेट हो जाते थे रिटर्न करने में, तो वैसे ही यहाँ भी रूल है कि अगर कोई बुक लेट लाएगा घर से तो उससे 1 रुपए पेनल्टी ली जाएगी पर बुक पर डे। देना नहीं है, लेंगे, मेंबर से लेंगे 1 रुपए पर बुक पर डे। और एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रिटर्न लेट है 500। 500 बुक लेट आते हैं, तो 500 रुपए हो गया। और एवरेज नंबर ऑफ डेज ईच बुक इज रिटर्न लेट 5 डेज, 2500 रुपए पर मंथ। तो इंटू 12, 30,000 रुपए तो लेट फीस के आ जाते हैं। 12 लाख तो मेंबरशिप फीस के और 30,000 रुपए लेट फीस के। तो ये तो रेवेन्यू हो गई आपकी, ये तो लाइब्रेरी की क्या हो गई? रेवेन्यू। अच्छा, नंबर ऑफ अवेलेबल ओल्ड बुक्स बोल रहे हैं 50,000। लाइब्रेरी में पुराने बुक्स रखे हुए हैं 50,000 बुक्स रखे हुए हैं। एंड न्यू बुक्स जो है ना भाई, ओल्ड बुक्स तो 50,000 है और न्यू बुक्स आते हैं 300 रुपए का एक बुक। तो नए बुक खरीदने का पैसा कहां से आएगा? ये जो रेवेन्यू आ रही है इसी में से लाएंगे, और क्या। तो बता दिया कि 300 रुपए का एक बुक आता है, तो बताओ 12,30,000 रुपए आप ले रहे हो, तो 12,30,000 और एक बुक 300 रुपए का होता है, तो कितने बुक खरीद सकते हो? 12,30,000 रेवेन्यू ले रहे हैं और एक बुक 300 का है, तो कितने बुक आ सकते हैं? 100 बुक्स अभी और आ सकते हैं। पर क्या है कि और भी खर्चे हैं, इसलिए हमने तो सिर्फ 1200 बुक ही खरीदे। खरीद तो सकते थे 4100, पर खर्चे तो और भी है ना, तो सिर्फ 1200 बुक ही लेके आए। तो कितने का आया ये 1200 बुक? 3,60,000 रुपीज का ही आया। और बाकी फिर हमने पैसा मेंटेनेंस करने में लगा दिया। ओल्ड बुक्स को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, 10 रुपए का खर्चा है हमारा। तो 50,000 इंटू, बात नहीं यार, क्या कर रहे हो, इधर ध्यान दो ना। 50,000 बुक ओल्ड बुक है और 10 रुपए एक बुक का लगेगा, कितना हो गया? 5 लाख। तो 5 लाख का मेंटेनेंस कॉस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, स्टाफ सैलरी है, लाइब्रेरियन एक 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3, 7,000 रुपए पर पर्सन, तो कितना हो गया? 2 लाख।
52,000 और लास्ट में क्लर्क है 4,000 रुपए लेता है 48,000, तो सब मिला के सैलरी कितनी हुई 4,20,000। तो करना एक बार टोटल 360 प्लस 5 लाख प्लस 420, तो आप तो रेवेन्यू तो 12,30,000 ही बोल रहे थे, 50,000 का नुकसान है। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द लाइब्रेरी पर ईयर बताओ पहले, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स, है ना, नए बुक्स की कॉस्ट को हटा दो तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो 12,80,000 में तो न्यू बुक्स की कॉस्ट जोड़ दी ना आपने, तो उसको हटा दो तो 9,20,000। फिर कॉस्ट इनकर्ड पर मेंबर पर मंथ, हर मेंबर का कितना कॉस्ट है पर मंथ एक्सक्लूडिंग न्यू बुक्स, एंड देन नेट इनकम फ्रॉम द लाइब्रेरी पर ईयर, कि लाइब्रेरी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, 50,000 रुपए का नुकसान है। आया क्या, यहां तक करते हैं फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेंगे टॉपिक नंबर 8 लाइब्रेरी सर्विसेज। अब जितने भी सर्विसेज सब में सिंगल सिंगल क्वेश्चन ही है बस। लाइब्रेरी सर्विसेज, तो लाइब्रेरी में आपको पहले पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कॉस्ट निकालो, है ना, कॉस्ट निकालो इंक्लूडिंग न्यू बुक्स या एक्सक्लूडिंग न्यू बुक्स, एक्सक्लूडिंग न्यू बुक्स। तो ए वेरिएबल कॉस्ट और बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में तो आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड बुक्स, मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड बुक्स कितना बोले थे 5,00,000, 50,000 ओल्ड बुक्स है और एक बुक का 10 रुपए लग रहा है, तो 5,00,000 हो गया। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आएगी सैलरी, तो सैलरीज किस किस की थी लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी 1,20,000 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन कितनी आई थी 2,52,000, 252 थी ना, अरे 252 थी ना, लाइब्रेरियन की 120 और असिस्टेंट की 252 और क्लर्क की कितनी 48,000, क्लर्क की है 48,000, तो ये 4,20 हो गया और ये 5,00,000 हो गया, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी इज 9,20,000, दिस इज एक्सक्लूडिंग न्यू बुक्स, न्यू बुक्स ऐड करते तो 12,80,000 हो जाता, तो उन्होंने बोला विदाउट न्यू बुक्स बताओ। खुल गया ना, आजकल जगह जगह पे लाइब्रेरी तो खुली गई है, वो एक्सटर्नल सर्विस हो गई है, इंटरनल सर्विस का क्वेश्चन है। जय क्लब की लाइब्रेरी हर कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है, पर जो आपके पब्लिक लाइब्रेरी है जो कॉलोनीज में खुलने लग गए वो कोई भी यूज कर सकता है, वहां बुक्स नहीं होते, पर वहां खुद की बुक्स ले जाओ। और फिर वो पूछ रहे हैं कॉस्ट पर मेंबर, कॉस्ट पर मेंबर बताइए, तो कॉस्ट पर मेंबर पर एनम इज 9,20,000 डिवाइड बाय 1,000, 920 रुपीज, और कॉस्ट पर मेंबर पर मंथ, कॉस्ट पर मेंबर पर मंथ, तो इट इज 920 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आता है 76.67,
तो मतलब नए बुक्स को हटा दे तो खर्चा 76 रुपीज ही है, और ले हम लोग रहे हैं 100 रुपए, तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट ही होना चाहिए था। वो तो नए बुक्स खरीदने की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नए बुक्स खरीदने की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट पूछ रहा है प्रॉफिट बताओ। अच्छा, प्रॉफिट पूरे साल का पूछ रहा है या क्या, चेक करिए। पर ईयर पूछ रहा है। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट तो सबसे पहले रेवेन्यू में फीस ले रहे हैं 100 रुपए पर मंथ, तो इंटू 12 किया तो 1200, और ऐसे कितने मेंबर से ले रहे हैं, 1000। तो रेवेन्यू आ गई कितनी, 12 लाख, और लेट फीस ले रहे हैं 1 रुपए ही लेते हैं एक दिन का, तो कितने दिन लेट हुआ, 5 दिन, और कितने बुक, 500। 500 इंटू 12 करो, कितना रहा, 30,000। तो टोटल रेवेन्यू हो गई 12,30,000, माइनस हम कॉस्ट वेरिएबल फिक्स ऊपर निकाल चुके हैं 9,20,000। तो आपका प्रॉफिट आ रहा है एक्सक्लूडिंग, प्रॉफिट आ रहा है एक्सक्लूडिंग न्यू बुक्स। तो न्यू बुक्स को हटा दे तो प्रॉफिट है, और अगर न्यू बुक्स माइनस कर दे तो, कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स माइनस कर दे तो कितना है, न्यू बुक्स 3,60,000, 1200 इंटू 300, तो लॉस है कितने का, प्रॉफिट, क्योंकि माइनस में लिखा है ना तो प्रॉफिट ही लिखेंगे, और अगर माइनस में नहीं लिखोगे तो लॉस लिखेंगे। ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो लॉस ही इंडिकेट करता है। तो 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है नए बुक्स खरीदने की वजह से, तो पैसा कहां से आया है, क्लब से लिया मतलब। तो क्या मैं बोलूं इतने की सब्सिडी ली है इसका मतलब, तो हम बोलेंगे सब्सिडी, ये फोर्थ पॉइंट में काम आएगा आपके, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द क्लब इज 50,000 रुपीज। आपने क्लब से 50,000 रुपए की सब्सिडी ली है मतलब, ठीक है, यहां तक क्लियर है। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए अब। लास्ट पैराग्राफ बोल रहा है इफ द क्लब फॉलोज अ पॉलिसी दैट ऑल न्यू बुक्स मस्ट बी परचेज्ड आउट ऑफ लाइब्रेरी रेवेन्यू, वही रेवेन्यू में से ही खरीदना था। हमारी पॉलिसी तो थी कि जो कमा रहे हैं उसी में से खरीद लेंगे। then what is the maximum number of books that can be purchased, 1033। भाई अगर लाइब्रेरी की रेवेन्यू में से ही खरीदना है तब तो 3,10,000 रुपए ही बचे थे ना, तो 3,10,000 की बुक्स लाते ना फिर, तो मैक्सिमम कितने बुक्स ला सकते थे, 3,10,000 डिवाइड बाय 300, 1033। तो बोल रहा है हाउ मेनी एक्सेस बुक्स आर बीइंग परचेज बाय द लाइब्रेरी। तो आप तो 1200 खरीद रहे हो, जबकि खरीदना आपको 1033 चाहिए था, 167 बुक्स एक्स्ट्रा खरीद रहे हो। एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द सब्सिडी पॉलिसी। तो बताओ क्या क्लब अपनी सब्सिडी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, पॉलिसी तो थी कि 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, 1000 मेंबर के 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, और दे कितना रहे हो आप,
50,000, आप तो बहुत ज्यादा दे रहे हो सब्सिडी। तो क्लब अपनी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा, जो बोलता है वो खुद ही नहीं करता है, समझ रहे हो क्या? तो फोर्थ में भी ए पॉइंट पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी परचेज्ड, maximum number of books that can be purchased is 3,10,000 डिवाइड बाय 300, कितना आएगा? 1033। और बी आ जाएगा एक्सेस बुक्स परचेज्ड, एक्सेस बुक्स परचेज्ड। तो एक्सेस बुक्स परचेज कितना? 1200 माइनस 1033, 167 बुक्स एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। और सी पॉइंट में बोलेंगे एक्सेस सब्सिडी दी है, एक्सेस सब्सिडी गिवन बाय क्लब इज 50,000 दे रहा है, जबकि देना कितना चाहिए था? 5,000 ही देना चाहिए था। तो 45,000 रुपीज ज्यादा दे रहा है क्लब। तो मेंबर्स चिल्लाएंगे ना, क्लब मेंबर्स के ये सारा पैसा लाइब्रेरी में क्यों डाले जा रहे हो, है ना, इतना हम इतना मुश्किल से पैसा लाते हैं और तुम लाइब्रेरी में डाल रहे हो। तो एक्सेस दे रहा है सब्सिडी। अच्छा, पर मेंबर कितना ज्यादा दे रहा है? एक्सेस सब्सिडी पर मेंबर कितना हुआ? 45,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो यानी पर मेंबर 45 रुपीज की सब्सिडी ज्यादा दे रहा है। और क्यों ज्यादा दे रहा है? क्योंकि वो लाइब्रेरी वाले बुक्स ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, वो 167 बुक्स ज्यादा खरीद रहे हैं। 167 करना, 167 इंटू 300, वही तो आता है 50,000, 50,100, है ना। तो वो 50,000 वो इसी का तो फर्क आ रहा है। आपका 50,000 का नुकसान एक्स्ट्रा बुक्स खरीदने की वजह से ही तो आ रहा है। अरे क्या समझ में आया? लाइब्रेरी का क्वेश्चन ऐसे ही होता है। अब क्या बच गए सर? अब इसमें बच गया एक तो आईटी सर्विस 29, और एक इसमें बच गया टोल सर्विस जो कि आपका 30 है। एक एक क्वेश्चन है सब पे अगेन। 31 है जो आपका स्कूल का क्वेश्चन है ना, स्कूल का क्वेश्चन है ये 31, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे इसको। और 32 है आपका इंश्योरेंस का क्वेश्चन, इंश्योरेंस कंपनी भी तो सर्विस ही दे रही है एक तरह से। और 33 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन। तो मतलब वही 5 सर्विस बची हुई है। मैंने आपको यही बोला था शुरू से 12-13 टॉपिक है, तो 5 क्वेश्चन उनके बचे हुए हैं। 5 क्वेश्चन में 2 दिन तो लगेंगे। आज का होमवर्क क्या रहेगा आप लोग का? एक तो जिन्होंने 39 नहीं करा था वो 39 करेंगे, और बाकी जिन्होंने कर लिया है वो 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क है आपका। 41 अभी मत करने की कोशिश करना, वो टोल का क्वेश्चन है, तो टोल सर्विस अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए 41 के अलावा बाकी सारे मिसलेनियस हो जाने चाहिए आपके।